नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्टारलिंक के इंटरनेट की शुरुआत के बारे में। स्टारलिंक के द्वारा बहुत ज्यादा तत्परता दिखाई जा रही है कि भारत में कब इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और इसको लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। ये मान के चलिए कि ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टारलिंक तड़प रहा है कि भारत में कब लॉन्च हो, लेकिन कहीं न कहीं कुछ बेसिक प्रॉब्लम है जिनकी वजह से डिले होता जा रहा है। हाल ही में एक ऐसी घटना हुई कि स्टारलिंक के द्वारा वेबसाइट जनरेट की गई और उस पर जो कीमतें हैं, यानी जो इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा उसके लिए जो सेटअप लगेगा, उसकी कितनी कीमतें हैं, मंथली आपको सब्सक्रिप्शन कितने का मिलेगा, ये कीमतें जारी की गई। लेकिन कुछ ही समय में वेबसाइट से वो कीमतें हटा ली गई और ऐसा माना जा रहा है कि या तो स्टारलिंक टेस्टिंग कर रहा था कि भारत के लोगों का रुझान क्या आता है, या फिर वास्तव में कोई गलती थी। आज के सेशन में हम इसी पर एनालिसिस करेंगे। दूसरी बात, एक बड़ा मुद्दा यह है कि भारत में मोबाइल संचार गतिविधियां जो हैं वो बहुत बड़े स्तर पर चल रही हैं। 4G 5G स्पेक्ट्रम के तहत भारत में मोबाइल संचार बहुत अच्छे से उपलब्ध कराया जा रहा है। एनओएफएन जो प्रोग्राम है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोग्राम जो है, उसके तहत ऑप्टिकल फाइबर केवल पूरे देश में बिछा दी गई है। तो ऐसे में सैटेलाइट पर आधारित इंटरनेट, जो कि स्टारलिंक का एक अलग कंसेप्ट है, उसकी हमें आवश्यकता क्या है? क्या ये भारत में वास्तव में ज़रूरी है? और ज़रूरी है तो इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है? इन सभी पॉइंट्स पर आज हम चर्चा करेंगे। इसकी जो प्रक्रिया है, किस तरीके से काम करता है और बेसिक जो हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है, उसमें और इसमें क्या अंतर है? इन सभी पॉइंट्स पर आज आपको क्लैरिफिकेशन हम देने वाले हैं। तो देखिए, खबर क्या है? स्टारलिंक प्राइस प्लान्स फॉर इंडिया, एलन मस्क लेड कंपनी में चार्ज 2500 टू 3500 पर मंथ, चेक डिटेल्स। देखिए, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जिन्होंने इस लिंक को क्या कर दिया, छाप दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है ये, द हिंदू पर भी डाला गया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, सभी जितने भी अखबार हैं, न्यूज़पेपर हैं, उन्होंने स्टारलिंक ने जैसे ही वेबसाइट पर अपडेट किया, इनके द्वारा छाप दिया गया। लेकिन कुछ ही समय बाद स्टारलिंक की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन आया। स्टारलिंक ने भारत में प्राइसिंग को वेबसाइट ग्लिच बताया। कहा मंथली 8,600 और हार्डवेयर किट 34,000 डमी डेटा था। असली कीमतें जल्द जारी की जाएंगी। यानी देखिए, ये कीमतें जारी की गई थी कि मंथली आपसे जो पैसा लिया जाएगा 8,600 लिए जाएंगे और हार्डवेयर किट जो है 34,000 रुपए इसमें यहाँ पर यूजर को पे करने पड़ेंगे। लेकिन इन्होंने बाद में क्लेरिफाई किया कि ये हमारा एक डमी टेस्ट डेटा था और ये वेबसाइट में ग्लिच हो गया, यानी कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो गई। अब हम इसको हटा रहे हैं और नई जो डेटा है या फिर नई जो चीजें हैं वो जल्दी ही जारी की जाएंगी। तो कहने का मतलब, कहीं ऐसा लग रहा है कि एलन मस्क जो है टेस्टिंग करते जा रहे हैं, क्योंकि भारत में एक बात बहुत सामने निकल कर आ रही है कि जो प्राइस रखी गई है वो बहुत ज्यादा है। क्या भारत भारत के जो यूजर्स हैं इतना पेमेंट कर पाएंगे? कर पाना, क्षमता होना, वो एक अलग मैटर है। बात यह है कि वर्तमान में जो हमारे पास में डेटा प्लान अवेलेबल है उनकी तुलना में ये बहुत महंगा है। तो क्या भारत में इतने यूजर्स स्टारलिंक को मिल पाएंगे? इसको लेकर इन्होंने शायद एक प्रयास किया। चलिए, आगे बढ़ने से पहले भाई कोर्स के बारे में आपको बता दें। जो विद्यार्थी यूपीएससी या फिर दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट इकोलॉजी के फाउंडेशन कोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिन पर लाइव फ्रॉम स्टूडियो क्लासेस चलती हैं और इसमें नोट्स वगैरह, टेस्ट सीरीज, पैनल पीडीएफ वगैरह सारी चीजें अवेलेबल हैं। कूपन कोड आविष्कार 25 आप लगा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आविष्कार एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन डाउनलोड करके किसी भी प्रकार की कोई इंक्वायरी हो तो ये नंबर आपको दिया हुआ है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। वेबसाइट पर क्या गलत दिखा, ये देखिए आप। ये स्पेस एक्स की वाइस प्रेसिडेंट हैं लॉरेन डेयर। लॉरेन डेयर जो हैं, इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। इन्होंने कहा द स्टारलिंक इंडिया वेबसाइट इज नॉट लाइव सर्विस, प्राइसिंग फॉर कस्टमर्स इन इंडिया हैज नॉट येट बीन अनाउंस्ड एंड वी आर नॉट टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर्स इन इंडिया। यानी अभी हमने अनाउंसमेंट नहीं किया है। ये जो कुछ भी यहाँ पर दिखा, ये वेबसाइट ग्लिच था। इसने कहा देयर वाज ए कॉन्फ़िगरिंग ग्लिच that briefly made dummy test data visible, but those numbers do not reflect what the cost of Starlink service will be in India.
द ग्लिच वाज क्विकली फिक्स्ड, यानी इन्होंने कहा गलती जो हुई हमने वो संभाल ली है, सुधार ली है, और ये वो रियल डेटा नहीं था जो वास्तव में स्टारलिंक लाने वाला है। ये एक प्रकार का डमी टेस्ट डेटा था जो ग्लिच हो गया, वेबसाइट ग्लिच की वजह से सामने आ गया। द हिंदू ने इसे छाप दिया था, रीडर, रेडिट, कॉन्टेक्स्ट, ये इस तरीके से बहुत सारी वेबसाइट पर, बहुत सारे न्यूज़पेपर में इसको छाप दिया गया था कि स्टारलिंक ने यहाँ पर प्राइस और प्लान जो है वो जारी कर दिए हैं, लेकिन अब इन्होंने इस चीज को क्लियर कर दिया है। स्टारलिंक का भारत में प्लान क्या है? प्लान ये है कि भाई हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट उपलब्ध कराना चाह रहे हैं ये आप लोगों को, यानी पूरे भारतीयों को। और इसमें ये कह रहे हैं कि टेरेस्ट्रियल ब्रॉडबैंड जहां कमजोर है उन इलाकों में हमारी पहुंच बन पाएगी। और कंपनी ये चाहती है कि प्लग एंड प्ले इंस्टॉलेशन, 99.9% से ज्यादा अप टाइम और एक्सट्रीम वेदर रेसिस्टेंट और अनलिमिटेड डेटा कैप्स पर हमारा फोकस है। मतलब आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़े, प्लग एंड प्ले इंस्टॉलेशन हो जाए, 99% से ज्यादा अप टाइम, यानी इसमें ये इंटरनेट काम करता रहे, एक्सट्रीम वेदर रेसिस्टेंस, किसी भी प्रकार की मौसम संबंधी कोई समस्या हो तो उसमें भी आपको इंटरनेट मिलता रहे। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि भारत सरकार अभी तक इनको अप्रूवल दे नहीं रही है। भारत सरकार एक तरीके से ये मान के चलिए कि स्टारलिंक एलन मस्क को घुमा रही है बार बार कि भाई आप इसमें बार बार क्या करो, और सोचो और सोचो, ये कहानी अभी तक चल रही है। हालांकि देखिए आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार जो है इनसे इनका एग्रीमेंट हो चुका है। ये एग्रीमेंट लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया, किसके द्वारा किया गया? मुंबई की में जो महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस, और यहाँ पर आईटी मिनिस्टर आशीष शेलार ये मौजूद थे, और इन्होंने स्टारलिंक के साथ में एग्रीमेंट कर लिया है। यहाँ पर कुछ क्षेत्र हैं जहां पर गढ़चिरौली, नंदुरबार और धाराशिव और वाशिम जैसे रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स में ये सर्विस डिप्लॉय होगी। सबसे पहले यहाँ पर ये इसको शुरू किया जाएगा। और यहाँ देखिए इसकी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं स्पेस एक्स की, उन्होंने कहा है कि मुंबई में स्टारलिंक की वाइस प्रेसिडेंट लॉरेन डेयर का स्वागत करना शानदार रहा। देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा इनके बारे में बोला है। तो कहने का मतलब महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है देश का जिसमें स्टारलिंक की सुविधाएं जो हैं वो आने वाली हैं। देखिए ग्लोबल लेवल पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर स्टारलिंक, आई थिंक जब मैंने सर्च किया तो 93 के आसपास कंट्रीज हैं जिनमें स्टारलिंक का जो इंटरनेट फैसिलिटी है वो अवेलेबल हो चुकी है। भारत के पड़ोस में भी जैसे कि श्रीलंका है, बांग्लादेश में शुरू होने वाली है, श्रीलंका में ये हो चुका है। तो कई देश हैं ऐसे जिनमें हमारे आसपास भी ये चीजें शुरू हो गई हैं। लेकिन भारत का मार्केट एक्चुअल में बहुत बड़ा है, और भारत के मार्केट में स्टारलिंक जो है अपनी सुविधाएं, अपनी फैसिलिटी लाने के लिए लालायित है, क्योंकि 1.4 आपके वो है बिलियन जो है आपके यूजर्स हैं यहाँ पर, सॉरी पॉपुलेशन है, उसमें से आप मान के चलिए 1 अरब के आसपास उपभोक्ता हैं जो सीधे कहीं ना कहीं इंटरनेट का यूज करते हैं। तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो स्टारलिंक को दिख रही है। लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ पर जो प्रोसेस चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सरकार अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम ले रही है इसको अनुमति देने में, अप्रूवल देने में। क्योंकि भारत की जो कंपनियां हैं जैसे कि एयरटेल है, जियो है, इनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे असमंजस दिखाए जा रहे हैं कि भाई अगर आप ये फैसिलिटी इस तरीके से लाते तो हमारी जो वो है सर्विस है उस पर भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ सकता है। लेकिन अगर कीमत के हिसाब से देखा जाए तो जहां तक मुझे लगता है वहां ये है कि इतने कंज्यूमर स्टारलिंक को नहीं मिलने वाले हैं जितने अपने एयरटेल या फिर रिलायंस जियो के पास में हैं। हाँ, आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी चाहिए, बहुत ज्यादा हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, हर जगह पर चाहिए, तो आप स्टारलिंक की तरफ जा सकते हो। लेकिन 8,600 रुपये पर मंथ पे करना आम आदमी के लिए भारत में थोड़ा सा दुखदाई होगा, थोड़ा सा ये आपके पॉकेट पर भार बढ़ा देगा। तो यहाँ पर देखिए एक चीज आपको बता दें कि जनरली जो हमारा कम्युनिकेशन चलता है, मोबाइल कम्युनिकेशन, उसमें सैटेलाइट के माध्यम से ही होता है। पृथ्वी के चारों ओर लो अर्थ ऑर्बिट जो है जिसकी ऊंचाई है 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक, इसमें लगभग 400 से 500 किलोमीटर की हाइट पर सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। उन्हीं सैटेलाइट से यहाँ पर स्टारलिंक का कम्युनिकेशन चल रहा है। लेकिन जो नॉर्मल मोबाइल कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं वो एचईओ यानी हाई अर्थ ऑर्बिट जो कि 36,000 किलोमीटर के आसपास होती है, वहां से संचार व्यवस्था बनती है। और वहां से संचार व्यवस्था जब बनती है तो पहले बहुत सारी व्यवस्थाएं पृथ्वी पर करनी पड़ती हैं, जैसे कि कंपनी वीसैट टर्मिनल लगाती है, फिर यहाँ पर टावर लगाती है, और फिर टावर से मोबाइल उपभोक्ता के पास में सिग्नल पहुंचता है। यानी इस तरीके से एक पूरा कम्युनिकेशन होता है। लेकिन स्टारलिंक जो है
इसका कम्युनिकेशन सीधे यहाँ पर एक सेटअप लगा होगा और ये जो मोबाइल सॉरी ये जो सैटेलाइट है इनका एक पूरा यहाँ पर मान के चलिए भारी संख्या में सैटेलाइट छोड़े गए हैं स्टारलिंक की तरफ से। लगभग अभी 7,000 के आसपास आंकड़ा है, सैटेलाइट इसमें घूम रहे हैं और ये सैटेलाइट जो है इनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा उस घर तक या उस कंज्यूमर तक जहां जिसने कनेक्शन ले रखा है। ये यहाँ पर सेटअप लगा होगा और उसके पास में डायरेक्ट सिग्नल पहुंचेगा। यहाँ पर जैसे मीडिएटर के तौर पर आप बीसेट टर्मिनल की बात करें तो जरूरत नहीं है, आपको टावर की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि आपका ये मान लीजिए डीटीएच सर्विस जो आती है, डीटीएच सर्विस डायरेक्ट टू होम सर्विस, जिसमें टेलीविजन पर डायरेक्ट सिग्नल आता है, वो सैटेलाइट से आता है डायरेक्ट, उसमें मीडिएटर की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन डीटीएच जो सिग्नल है और यहाँ पर इंटरनेट की बात हो रही है, इन दोनों में फर्क इतना है कि यहाँ सिग्नल बहुत ज्यादा हाई स्पीड और सिग्नल की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ हाई स्पीड इंटरनेट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। चलिए, ये उसी प्रोसेस को बताता है कि कैसे काम करेगा। यूजर सैटेलाइट डिश जो है वो इस तरीके से लगाई जाती है और इसमें रेडियो तरंगों के माध्यम से जैसे मान लो आपने घर की छत पर लगवा दी, तो वहां रेडियो तरंगों के माध्यम से यहाँ पर संचार व्यवस्थाएं जो है विकसित होती हैं। यहाँ आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ये सैटेलाइट है, यहाँ से यूजर से डेटा जाता है, यूजर से डेटा जाता है, जानकारी मिलने पर वापस रिले भी होता है, लेकिन ये जानकारी जो है ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचती है। ग्राउंड स्टेशन जो कि स्टारलिंक के द्वारा जगह जगह पर क्या किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। तो इस तरीके से संचार व्यवस्था इसके स्टारलिंक के द्वारा पृथ्वी पर स्थापित की जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए यूजर डिश यहाँ लगी हुई है, यहाँ डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, यहाँ डेटा रिसेप्शन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ ये ग्राउंड स्टेशन है, आप इस तरीके समझे, यूजर डिश से सैटेलाइट, सैटेलाइट से ग्राउंड स्टेशन, इस तरीके से सिग्नल जो है संचारित होता है और फिर यूजर को जो संचार व्यवस्था है वो मिल पाती है। ये इस तरीके से काम करता है। अच्छा, अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मेरा आज का था कि साहब जब हमारे पास में मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम ऑलरेडी है तो हमें ये स्टारलिंक इंटरनेट की आवश्यकता क्या पड़ गई, हम क्यों इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा आपको कि मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम को स्थापित करने के लिए वीसैट टर्मिनल और टावर लगाना बहुत जरूरी है और कंपनी का ज्यादा खर्चा इन पर आता है। सैटेलाइट जो स्थापित किए जाते हैं वो तो सरकार के द्वारा, जैसे हमारी इसरो स्थापित करती है, फिर स्पेक्ट्रम की नीलामी सरकार करती है, स्पेक्ट्रम खरीदा जाता है इन कंपनियों के द्वारा, वो एक बार का खर्चा हो गया। लेकिन पृथ्वी पर जहां जहां आपको संचार व्यवस्था बनानी है किसी भी प्राइवेट कंपनी या सरकारी कंपनी को, वहां वहां उनको सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, टावर लगाने पड़ेंगे, वीसेट टर्मिनल लगाने पड़ेंगे। अब कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर कंपनी नहीं पहुंच पाती, जैसे कि रिमोट क्षेत्र हैं। रिमोट क्षेत्र का मतलब दूर दराज के क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम यहाँ जहां पर क्या है, फॉरेस्ट रीजन है, तो वहां पर टावर और फाइबर बिछाना बड़ा महंगा और कठिन होता है, ठीक है। तो वहां आपका जो ये मोबाइल संचार व्यवस्था है ये नहीं बन पाती। फिर पहाड़ी क्षेत्रों, जंगलों, द्वीपों में नेटवर्क पहुंचाना लगभग असंभव होता है, या नेटवर्क जो है काम ही नहीं करता। प्राकृतिक आपदाएं आ जाएं, बाढ़, भूकंप, चक्रवात, इनमें आपके टावर उखड़ गए या फिर फाइबर क्षतिग्रस्त हो गया। फिर अस्थायी नेटवर्क की जरूरत, माइंस, डिसास्टर जोन और रक्षा जैसे परंपरागत नेटवर्क तुरंत सक्षम नहीं कर पाते। यानी कई जगह डिफेंस टेक्नोलॉजी में आपको आवश्यकता हो गई या फिर माइनिंग में यहाँ पर आवश्यकता हो गई नेटवर्क की, तो वहां नेटवर्क काम नहीं कर पाता। तो इस तरीके से ग्राउंड बेस्ड नेटवर्क जो है उसकी सीमाएं हैं। लेकिन आपका जो सैटेलाइट इंटरनेट है जो कि स्टारलिंक उपलब्ध करा रहा है, उसकी पहुंच जो है वो बहुत ज्यादा है। वो इसलिए है कि इसमें मीडिएटरों की आवश्यकता ही नहीं है, टावर और इनसे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा सैटेलाइट और सैटेलाइट से कंज्यूमर, तो यहाँ कंज्यूमर के पास पहुंचेगा, यहाँ इसके पास में पहुंचेगा, तो स्पेस से सिग्नल मिलता है, इसलिए कहीं भी कनेक्टिविटी संभव है। आपदा के समय भी नेटवर्क रेजिलियंस बना रहता है, डिजिटल डिवाइड कम करने में मदद मिलती है और घनी आबादी से लेकर अत्यधिक दुर्गम क्षेत्रों में समान सेवाएं उपलब्ध हो पाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। एक सवाल और आपके दिमाग में आना चाहिए, उसका भी मैं क्लेरिफिकेशन करता हूं कि हमारी जो मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है हमारा परंपरागत रूप से जिसका हम यूज करते आ रहे हैं, ये जितने भी सैटेलाइट होते हैं वो सब जियो सिंक्रोनस जो ऑर्बिट होती है, जीईओ, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट बोल दो या फिर इसको हाई अर्थ ऑर्बिट बोल दो, 35,786 किलोमीटर, लमसम इसको 36,000 किलोमीटर मान लिया जाता है, यहां पर सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। और ये एक स्टेशनरी सैटेलाइट है, इसलिए ये पृथ्वी से देखने पर हमेशा एक ही जैसी स्थिति में दिखाई देते हैं। अच्छा,
क्योंकि इसका कारण यही है कि ये पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, ये सैटेलाइट तो 24 घंटे में करते हैं और पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है 24 घंटे में। तो दोनों की सेम वो हो गई, आवर्तकाल सेम हो गया, तो ये एक स्थिति में हमेशा दिखाई देते हैं। अच्छा, यहाँ 36,000 किलोमीटर से जब ये सैटेलाइट पृथ्वी को कवर करता है, जैसे मान लो ये सैटेलाइट है और ये पृथ्वी है, तो जब 36,000 किलोमीटर से कवर करता है तो एक सैटेलाइट एक बार में पृथ्वी के 1/3 हिस्से को कवर कर लेता है। तो पूरी पृथ्वी को कवर करना है तो 3 सैटेलाइट की आवश्यकता है। केवल 3 सैटेलाइट से पूरी पृथ्वी पर संचार व्यवस्था बन सकती है। किसमें? HEO में। ठीक है? तो आप कहोगे सर ये तो फायदा है, 3 ही सैटेलाइट से पूरी पृथ्वी पर संचार व्यवस्था बन गई। फायदा है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या है कि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो यहां से सिग्नल को पहुंचने में समय लगता है। तो लेटेंसी टाइम जो है इसका 600 से 900 मिली सेकेंड है। 600 से 900 मिली सेकेंड है। फिर आ जाइए आप यहां पर एमईओ। एमईओ की जो हाइट है 2000 से 35,786 किलोमीटर। यहां पर जो सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं 20,200 किलोमीटर के आसपास की ऊंचाई पर, और ये जो सैटेलाइट होते हैं वो सारे नेविगेशन के सैटेलाइट यहां पर बनाए जाते हैं। अब नेविगेशन के सैटेलाइट भी काफी ऊंचाई पर हैं, लेकिन उसकी तुलना में कम है, तो ये पृथ्वी के कम हिस्से को कवर करता है एक सैटेलाइट। तो यहां पर जैसे आपने देखा होगा भारत का जो नाविक, हमारा जो खुद का नेविगेशन सिस्टम है, इसमें हमने कम से कम 7 सैटेलाइट स्थापित किए, तब जाकर हमारे पास में नेविगेशन फैसिलिटी भारत वाले क्षेत्र में उपलब्ध हो पाई है। अगर पूरी दुनिया में करना चाहें, हम हमारे ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम बनाना चाहें, तो हमें कम से कम 20-25 सैटेलाइट की आवश्यकता होगी। जैसे कि अमेरिका का है जीपीएस। जीपीएस में इस समय लगभग, पहले 24 सैटेलाइट थे जब इसको शुरू किया गया था, अब लगभग इसमें 30 से 32 सैटेलाइट काम करते हैं। ठीक है? ऐसे ही रसिया का है ग्लोनास। ग्लोनास में 30 सैटेलाइट काम करते हैं। तो कहने का मतलब, डिस्टेंस यहां पर, हाइट जो है पृथ्वी की सतह से कम हुई, तो सैटेलाइट की संख्या क्या है? बढ़ गई। लेकिन डिस्टेंस कम होने से लेटेंसी टाइम भी कम हो गया, 150 से 300 मिली सेकेंड, यानी सिग्नल को आने में यहां पर कितना समय लगता है? इतना डिले होता है, 150 से 300 मिली सेकेंड। ठीक है? फिर आ जाइए आप लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट जो कि सबसे कम ऊंचाई वाली ऑर्बिट है, ये लगभग मान के चलिए यहां पर सैटेलाइट 400 से 500 किलोमीटर पर स्थापित किए जाते हैं। अब कम ऊंचाई है, तो ये पृथ्वी के हिस्से को भी कम ही कवर करेगा, जैसे इतने से हिस्से को कवर किया। पूरी पृथ्वी को कवर करना है तो इसमें हजारों सैटेलाइट का एक समूह बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको कॉन्स्टलेशन कहते हैं। हजारों की संख्या में कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन यानी तारों का समूह, उपग्रहों का एक पूरा समूह बनाना पड़ता है। जैसा कि स्टारलिंक ने 7,000 सैटेलाइट बनाए हैं, और स्टारलिंक का टारगेट है कि हम 30,000 से लेकर 42,000 सैटेलाइट का एक कॉन्स्टलेशन बनाएंगे, यानी उपग्रहों का एक समूह बनाएंगे, तो पृथ्वी के चप्पे चप्पे पर हमारा सिग्नल जो है पहुंच जाएगा। ठीक है? अब यहाँ फायदा क्या है सैटेलाइट की, सॉरी, नुकसान क्या है कि सैटेलाइट की संख्या बढ़ गई। सैटेलाइट की संख्या बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, कॉस्टिंग बढ़ेगी। कॉस्टिंग बढ़ेगी तो उसका भार किस पर आएगा? जनता पर आएगा। तो आपको जो ये महंगा मिल रहा है स्टारलिंक, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर स्पेस एक्स ने पैसा बहुत खर्च किया है भाई। 7,000 सैटेलाइट इसमें स्थापित किए हैं, और भविष्य में 30,000 तक इसको पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ फायदा क्या है? यहाँ फायदा यह है कि डिस्टेंस 400-500 किलोमीटर ही है, उधर 36,000 किलोमीटर थी। तो 400-500 किलोमीटर जब ऊंचाई है, तो यहाँ लेटेंसी टाइम जो है मात्र 20 से 40 मिली सेकेंड है। 20 से 40 लेटेंसी यानी डिले जो टाइम होता है, सिग्नल भेजा गया और आप तक मिला, उसमें टाइम अधिकतम कितना लग सकता है? 20 मिली सेकेंड, जो आपको पता ही नहीं लगेगा। यहाँ पर 900 मिली सेकेंड तक था, तो वहां पर डिले होता है। समझ गए आप? तो कहने का मतलब, अगर आप सैटेलाइट इंटरनेट स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे हैं, तो इसी तरीके से एलईओ में सैटेलाइट स्थापित करने पड़ेंगे। जीईओ या एमईओ में आपको सैटेलाइट से काम नहीं चलने वाला। ये हमारा जो अभी तक कम्युनिकेशन चलता है वो इससे चलता है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो सैटेलाइट इंटरनेट के बहुत सारे फायदे हैं। रिमोट क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, आपदा के दौरान कार्यशील ऑन डिमांड कनेक्टिविटी, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बेहतर कीमतें। नुकसान क्या है? सेटअप महंगा है, लेटेंसी की समस्या है, स्पेस डेब्रिस का खतरा है, और लॉन्च कॉस्ट और मेंटेनेंस ये हाई है। ये इसमें क्या है, आप इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों स्टारलिंक। स्टारलिंक प्रोजेक्ट भारत में जल्दी आने वाला है। उम्मीद करते हैं अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर भारत में मिल पाएगी, लेकिन ये समय बताएगा कि भारत के कितने उपभोक्ता इस तकनीक को फॉलो करेंगे, इस तकनीक से जुड़ेंगे। तकनीक से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, परंपरागत जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें और स्टारलिंक इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में क्या अंतर है, ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे एक अच्छी खबर के साथ अगले एपिसोड में।